नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और इस समय एक अहम खबर आ रही है। राहुल गांधी से जुड़ी हुई उनको घर खाली करने का नोटिस मिल गया है। सूत्रों के हवाले से खबर कही जा रही है, लोकसभा की आवास समिति का नोटिस है। सांसद होने के नाते मिलता है बंगला। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजीव, क्या कहा जा रहा है, क्या नोटिस में कहा गया है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, जो लोकसभा की आवास समिति के नोटिस में बाकायदा साफ तौर पर यह कहा गया है कि चूंकि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है और अब वो संसद सदस्य नहीं है, लिहाजा संसद होने के नाते जो उन्हें बंगला मिला था वो बंगला अब उन्हें खाली करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें नोटिस दे दी गई है। लोकसभा के सूत्रों का यह भी कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आवास को लेकर जो नीति है उसका पालन किया गया है। साथ में यह भी बताया गया कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो जाती है, यानी हायर अगर कोर्ट में जाते हैं और वहां से उनको राहत मिल जाती है और फिर से सदस्य बन जाते हैं, तो संभवतः उनका ये आवास बचा रह जाए, ये आवास जो है खाली ना कराया जाए। लेकिन अगर वो जो है राहत के लिए अगर हायर कोर्ट में नहीं जाते हैं और उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है, तो उनको जो है अपना जो 12 तुगलक लेन का जो बंगला है जो मिला हुआ है लोकसभा संसद सदस्य होने के नाते, वो उन्हें खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल राजीव, अपने आप में इस पूरे नोटिस के एक राजनीतिक मायने भी हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की माफी और तमाम चीजें लेकर हैं, क्या कहा जा रहा है? कांग्रेस खेमे तक ये खबर पहुंची है कि नहीं, और क्या कहा जा रहा है कांग्रेसी खेमे में इस समय? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि ये सब कुछ राजनीतिक विद्वेष की वजह से किया जा रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जो है मोदी सरकार पर हमलावर है, उसी वजह से उनको पहले उनकी संसद सदस्यता गई और उनको जो बंगला खाली करने को कहा जा रहा है जो कांग्रेसी खेमे का है। वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जब उन्हें कन्विक्ट ठहरा दिया गया है और उसके ठीक बगल में यानी 34 नंबर कमरे में उनको कन्विक्ट ठहराया गया और राहत पाने के लिए 36 नंबर का जो कमरा है सूरत कोर्ट का, वो जा सकते थे, लेकिन वहां तक अभी नहीं गए। कांग्रेस के पास पूरे वकील की फौज है, लेकिन अभी तक जो स्टे पाने का जो है वो ऊपरी अदालत में नहीं गए। तो ऐसे हालात में जो कोशिश की जा रही है वो जानबूझकर राहुल गांधी को शहीद बनाने की कोशिश की, जो कतई सही नहीं और जो कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे, ये सही नहीं है। ये सत्ता पक्ष का कहना है। बिल्कुल राजीव, आपने अहम जानकारी दी है। अगर ये भी बता दें, नोटिस में क्या आपके हाथ में नोटिस आ गया है? क्या लिखा गया है, शब्दावली क्या है, कब तक खाली करना है, कुछ टाइम लिमिट दिया गया उसमें? नहीं, अभी फिलहाल हमारे हाथ में वो नोटिस नहीं आया, नोटिस का पत्र नहीं आया है। लेकिन जो लोकसभा सचिवालय के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी तक नोटिस पहुंच गई है और उनको जो है अपना घर, ये जो बंगला मिला हो वो उनको खाली करना पड़ेगा। समय के बारे में अमूमन नहीं बताया गया, लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि लोकसभा सचिवालय और जो संसद सदस्य उन दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। राहुल गांधी चाहे तो कुछ समय वक्त ले सकते हैं कि हमें कुछ दिन का वक्त दीजिए, तो वो संभवतः उन्हें समय मिल जाएगा। लेकिन अगर संसद सदस्य नहीं है तो उन्हें ये बंगला जो खाली करना पड़ेगा। इस नोटिस का आशय बिल्कुल यही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए राजीव। ये अहम खबर दी, किस तरह से राहुल गांधी को नोटिस मिल गया है कि आप अब घर खाली करें। बहरहाल, तो देश की बात में आपको बता दें कि संसद की जो कार्रवाई है 10वें दिन भी नहीं चल पाई। हंगामा लगातार जारी रहा। आज बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ता पक्ष विपक्ष के दोनों हंगामों की कार्रवाई ठप रही है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी पर अड़ा हुआ है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करता हुआ लगातार हंगामा कर रहा है। अब इसमें राहुल गांधी की सदस्यता का मामला भी जुड़ गया और अब ये नोटिस भी जुड़ जाएगा कि आप घर खाली कीजिए। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, विपक्ष की बैठक हुई। ये सुबह की तस्वीरें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन में कमरे में ये बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, बीआरएस और खास रहा कि टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए। ये नेता काले कपड़े पहनकर आप देख सकते हैं पहुंचे। बीते कुछ महीनों में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीएमसी विपक्ष की बैठक में पहुंची है।
टीएमसी के जवाहर सरकार और प्रसून बैनर्जी शामिल हुए। साथ ही आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको। चेन्नई, पटना से खबरें आई, अलग अलग राज्यों में जो विधायक हैं काले कपड़े पहनकर ये प्रदर्शन हुआ है। ये लगातार राहुल गांधी के सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उधर अगर हम देखें, अब कांग्रेस और विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी कहा है कि अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से तस्वीरें हैं। हरदीप पुरी ने कहा है कि सब कुछ कानून के तहत हो रहा है और ऐसे में कांग्रेस मेलोड्रामा कर रही है। तो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि संसद प्रदर्शन की जगह नहीं है, आप जंतर मंतर जाइए। और हम पीयूष गोयल को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहन रहे हैं, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन था? और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे। इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज की अपमान करे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है कीर्ति आजाद, नेता तृणमूल कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू हुआ है तो खबर एक ताज़ा खबर ये आई कि राहुल गांधी को नोटिस भी मिल गया है घर खाली करने के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इस नोटिस को, इस खबर को, इस डेवलपमेंट को? देखिए, प्रक्रिया तो स्वाभाविक है। जब कभी भी कोई निष्कासित हो जाते हैं तो उनको घर खाली करना पड़ता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन हार जाएंगे तो उनको घर खाली करना पड़ेगा। ये तो सरकारी प्रक्रिया है। लेकिन जो भी हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी चीजें होना जहां एक व्यक्ति को 30 दिन का समय मिलता है कि वह उसका जवाब दे सके। अगर मान लीजिए यही ऊपर अदालत में यही अगर पलट जाए, उसके बाद क्या होगा? क्या चेहरा होगा स्पीकर का? क्या दिखाएंगे? नैतिकता के आधार पे हम सभी सांसद हैं। एक बार जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो सभी लोग मिल करके संविधान की शपथ लेते हैं। उस समय पार्टी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शपथ संविधान की होती है। और नैतिकता ये कहता है कि अगर एक इंसान को 30 दिन का समय मिलता है अपनी अपील को बढ़ाने का, तो फिर ऐसे रुक जाना चाहिए था। निष्कासित तो उसी समय हो गए जिस समय उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत नैतिकता, मानवता तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी नैतिकता होनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगी, अब जिस तरह से आज विपक्ष की बैठक हुई, संसद का 10वां दिन था, हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। पहली बार था कि तृणमूल कांग्रेस पहुंची है। जो विपक्ष का जो एक कहते हैं ना, जो मेल है वो बढ़ा है, दायरा बढ़ा है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? मैंने अभी अपने बात में वो जवाब दिया था, उसको जरा थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि यह किसी भी सांसद के खिलाफ यह कर सकते हैं। आप देख लीजिए 118 के करीब ईडी के अलग अलग जगह रेड पड़े, उससे 95 जो है वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राजनीतिक लोग हैं जिनके ऊपर किया गया है। यह इन्होंने अपनी बात अदानी के विरुद्ध बोली थी, उसके एक सप्ताह के बाद जिस व्यक्ति ने 1 साल तक खुद ही केस किया था, उसी ने स्टे लेकर के रखा था, उसी ने जाकर उस स्टे को खुलवा दिया। न तो कोई उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ही, न जिरह हुई, न कुछ हुआ, और उनको वहां से उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई। तो जिस तरीके से संविधान को अपने कब्जे में लेकर किया जा रहा है, उसके लिए क्या कोई कह सकता है? अभी इन्होंने कहा काले कपड़े। अरे भाई, काले कपड़े, माँ काली की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। आप तो हिंदू धर्म की बात करते हो, काला टीका लगा लिया। अरे काला टीका तो कोई माँ नए बच्चे को अपने यहाँ कान के पीछे लगाती है, कोई नजर ना लगे। मैं जब निशा पूजा करता हूँ, दशम महाविद्या की पूजा करता हूँ, तो काला टीका लगाता हूँ, काले कपड़े पहनता हूँ। तो यह भी एक लोगों का तरीका है स्तुति करने का, विरोध करने का या स्तुति करने का। ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको निकाल देना। आप मुझे एक चीज बताइए निधि जी, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हैं, क्या कभी कोई व्यक्ति, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, राजनीति में हो या सार्वजनिक रूप में हो, क्या वह कभी किसी भी जाति का अपमान कर सकता है?
मैंने यह अपने प्रधानमंत्री से तो जरूर सुना हुआ है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, ये सारी चीजें सुनी है। यहां तक कि इतने गंदे गंदे रामजादे या कौन जादे आप जानते ही हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो किनको, यह भी आपने सुना ही है। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा विविध होने के बाद भी इनके ऊपर किसी ने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर करना चाहिए। आदमी गलती से आवेश में बोल जाता है, लेकिन यहाँ पर नीरव मोदी और ललित मोदी को बचाने के लिए पिछड़े का ले लेना, ये कहां तक उचित है? ठीक है, मैं जो एक सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ, ममता बनर्जी की पॉलिसी थी एकला चलो की। सागर दीघा में जो उपचुनाव हुआ था तब ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर एक तरह से आरोप लगाया था कि उसकी सांठगांठ हुई है बीजेपी के साथ। अब अगर तृणमूल कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठती है तो क्या माना जाए, ममता बनर्जी की राय बदली है, अब वो आगे का और विस्तार से सोच रही हैं? नहीं, जब संविधान पर हमला होता है, तानाशाही होती है, इस प्रकार से लोग संसद को खुद ही सरकार नहीं चलने देती, सत्ता पक्ष नहीं चलने देती, तो इसमें एकजुट होना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि अगले लोकसभा में हम एकजुट होंगे, लेकिन हाँ, अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो यह जो भी हुआ राहुल गांधी के साथ, या जो जैसे भी रेड्स पड़ रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही हैं, ये अनुचित है। यह दुरुपयोग किया जा रहा है सारी संस्थाओं का, और इसके कारण से यह हो रहा है। ऐसे में एक दुरुपयोग जो किया जा रहा है उसको लेकर सभी एकत्रित होकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि हम साथ में जाकर के जुड़ेंगे। लेकिन इतना बात जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के निष्कासन के बाद अब जो लोग के मन में संशय था राहुल गांधी के नाम को लेकर, आज वह विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे करने को तैयार है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात आपने कही, क्योंकि संशय तो तृणमूल कांग्रेस में था। ममता बनर्जी ने ये कहा था कि राहुल गांधी को सामने रख बीजेपी को फायदा होता है जब राहुल गांधी सामने आते हैं, तो करेक्ट, टीआरपी है वो। जी जी जी, बिल्कुल कहा था उन्होंने कि राहुल गांधी वह भारतीय जनता पार्टी का टीआरपी है, क्योंकि भाजपा यही प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी को ही हम एक नेशनल लीडर के रूप में अपना ऑपोजिशन दिखाएं, क्योंकि वह राज्यों में, बंगाल में कुछ नहीं कर पाई, वह तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाई, आंध्रा में फेल हो गई, वह तमिलनाडु में फेल हुई, कर्नाटक में उसकी वही हालत होने वाली है, महाराष्ट्र में हार गई थी फिर, और मध्य प्रदेश में हारी हुई थी। वहां किस प्रकार से विधायकों को खरीद के उन्होंने किया, तो वो समझ रहे हैं कि उनकी परिस्थिति खराब हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी को पप्पू बताकर या कुछ और बताकर यह दिखाना कि क्यों नरेंद्र मोदी का सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है, और बार बार उसको इस तरीके से करके अपना टीआरपी बना रहे थे। तो यह ममता दीदी ने कहा था जो बहुत उचित था, लेकिन आज उस राहुल गांधी लीडर को नहीं, लेकिन सांसद को निकालना और जिस प्रकार से तानाशाही करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग करना और लोगों को दबाना, इसको लेकर के आज हम साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति आजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पूनेवाला, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शहजाद। आप सुन ही रहे होंगे कीर्ति आजाद ने जो बात सामने रखी, और इस समय की अहम खबर ये आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई, राहुल गांधी से जुड़ी हुई, कि उनको एक नोटिस मिल गया है घर खाली करने के लिए। महज ये प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक बहुत राजनीतिक मायने भी बताए जा रहे हैं। निधि जी, मुझे तो केवल राहत इंदौरी की वो लाइनें याद आ रही है, किराएदार है, ज्यादा मकान थोड़े ही है। किसी को भी ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक जिंदगी में वो किसी तंत्र पर हमेशा के लिए काबिज होंगे। जो कानून और नियम है, उनकी सांसद नहीं रहे, उनसे वो डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है कोर्ट के कन्विक्शन के बाद, तो निश्चित रूप से जो कानून है वो लागू होगा। उनको सांसद होने के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे, प्रिविलेजेस भी नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसमें उससे ज्यादा देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ता है, प्रक्रिया जो है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन क्या कुछ जल्दबाजी हो रही है, कुछ जल्दी हो रही है इसमें, या देखा जाए समय भी उतना ही लग रहा है? निधि जी, मैं इसी विषय पे कीर्ति आजाद जी की बातें भी सुन रहा था। उन्होंने एक चीज तो तथ्यात्मक रूप पर रॉन्ग बोली कि उन्होंने कहा 1 महीने का समय अपील पर था। वो 1 महीने का समय सेंटेंसिंग के विषय में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंसिंग हुआ था, और कानून बड़ा क्लियर है लिली थॉमस केस में कि यदि आपकी कन्विक्शन, मतलब आपको जब सजा दोषी में आप घोषित हो जाते हैं, तब तक अगर वो कन्विक्शन स्टे नहीं होती तो आप तुरंत रूप से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें स्पीकर का कोई भी डिस्क्रिशन या उनके पास विशेष अधिकार नहीं रहता कि इसमें वो अवधि को चेंज करे या टाइम चेंज करे, उनको सिर्फ नोटिफाई करना होता है। तो जैसे ही वो
कन्विक्ट हुए वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुआ, और ये 32 लोगों के लिए लागू हुआ है, 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों के लिए लागू हुआ है। तो इसमें किसी और तरीके का कानून गांधी परिवार पर क्यों लागू हो, जैसे प्रमोद तिवारी चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस प्रकार की बहुत ही सामंतवादी सोच, अहंकारी सोच कि हम कानून के ऊपर है, हम संविधान के ऊपर है क्योंकि मैं एक परिवार से हूं, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। और इसमें काले कपड़े पहनकर काली नीयत और काली मंशा को छिपाने के लिए, अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करना, ये कहां तक जायज है? हाँ ठीक है, लेकिन आपने उनको सुना होगा कि वो कह रहे थे देवी की स्तुति करते हैं तो वो काले कपड़े पहनकर काला टीका लगाते हैं। बहरहाल ये राजनीति में नए तरह के बयान आज सुनने को मिल रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे, राजनीति के में आप जिस तरह से हैं, तृणमूल कांग्रेस साथ आ गई है, अब विपक्ष की जब बैठक हुई, अब तक तृणमूल कांग्रेस अलग थी, बीआरएस अलग थी, आपको लगता है कि इस कदम से जिस पर राहुल गांधी पर जिस तरह से वार हो रहा है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में विपक्ष का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्या ये चिंता की बात है बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इनका एक साथ आने का, जो बोलते हैं लामबंदी का मेन बुनियाद इनका क्या है कि ये सारे लोग एक ओबीसी समाज के विरुद्ध एक टिप्पणी की गई तो इस पर लामबंद होना चाहते हैं। और यदि ये लामबंदी का उनका बिंदु है तो पूरे प्रदेश में, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में, उनको ये बात ले जानी चाहिए। जहां तक बात है, हमने तो अखिलेश यादव जी का वो बयान भी सुना कल परसों का कि उन्होंने कहा कांग्रेस से कि कांग्रेस को पीछे हट जाना चाहिए, हम आगे आएंगे। तो मुझे लगता है ये कितने दिनों का साथ है, ये किस मजबूरी में साथ आए हैं, और ये किस प्रकार का वन साइडेड, मैं कहता हूं वन डे अफेयर है, ये तो हमने पहले भी देखा है। मजबूरी में एक बार साथ आ जाते हैं फोटो ऑप के लिए, और फिर जब सीटों की अलायंसेस की बात आती है तो वहीं से हाथ छिटक कर निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गंभीरता से इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये तो आए दिन इनके आते रहते हैं एक साथ और फिर दूर भी हो जाते हैं अवसर के हिसाब से। हाँ, तो क्या ये जो पहला कदम उठाया गया है, क्या इस पर चिंता की बात है बीजेपी के लिए कि नहीं, कि वो निश्चिंत है, अपनी उनकी रणनीति उस पर आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये चिंता या न चिंता का कोई विषय नहीं है। आज केवल एक विषय है कि ओबीसी समाज के विरुद्ध जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, क्या उसके प्रति उनके मन में थोड़ा सा भी क्षमा भाव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो क्षमा नहीं मांगना चाहते। उन्होंने कोर्ट के विषय में भी जो सवाल उठाए हैं वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी तरफ से जो पत्रकारों के विषय में, जो 15-15 साल कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, उनके विषय में भी जो शब्दावली इस्तेमाल की वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर वो सब काफी नहीं था तो आज जिस तरीके से उनके नेता ने स्मृति ईरानी जी के विषय में जो भाषा बोली है कि वो गूंगी है, वो बहरी है, इस प्रकार की शब्दावली, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हताशा पर आ चुकी है। और इसीलिए कभी ओबीसी समाज, कभी महिलाओं का अपमान, कभी संविधान और कोर्टों का अपमान, इसी पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। अब इस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते तो करे, परंतु जनता उनको जवाब तो लगातार दे ही रही है। बिल्कुल। और जो आप शब्द करें कि कांग्रेसी नेता ने कहा है, जो अब शब्द प्रयोग किए हैं केंद्रीय मंत्री के लिए, लेकिन उसका पूरा वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, मैं आपको बता दूं ये बात। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात सामने रखने के लिए। तो राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह से हम देखते हैं कि नेतागण अपनी बात सामने रख लें, लेकिन आज संसद में क्या हुआ, 10 दिन तक नहीं चल पाए रही हमारी संसद। ग्राउंड रिपोर्ट इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के लगातार 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी के निष्कासन पर अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को कांग्रेस, लेफ्ट, बीआरएस और शिवसेना के सांसद काले कपड़ों में संसद पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष लामबंद हो गया है। सोमवार सुबह 17 विपक्षी दलों की बैठक में पहली बार तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। संसद की कार्रवाई पहली बार स्थगित होने के बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो खासा मजबूत होता जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि वो अपनी बात को संसद में उठाना चाहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा में उठाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे। और यही वजह है कि अपनी लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक
वो पहुंचा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। क्यों? बिकॉज यू वांटेड द फेवरेबल गवर्नमेंट। हम तो साथ थे, बराबर ही साथ थे। तो आपको लगता है विरोध का तरीका आपका अलग था, बाकी विरोध तो हम विरोध में तो सबसे आगे थे, तब भी थे, अब भी हो। जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रही है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अंदर रख रही है, उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर रही है, ये इनका घबराहट दिखाती है। और हम ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे, सभी मिलके इस आवाज को बुलंद रखेंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता को किस तुरंत के साथ खत्म किया गया, ये इनका अंदर का घबराहट दर्शाती है कि 2024 में जाने वाले हैं और जनता इस बात को पहचान चुकी है। उधर बीजेपी ने भी सोमवार को राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर अपना हमला जारी रखा। कहाँ भगवान राम और कहाँ ये लोग? आपने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ। क्या आपको सावरकर जी जैसे लोगों की भागीदारी के बारे में पता है? राज्यसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पेश कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ ही मिनटों में राज्यसभा ने बिना चर्चा के फाइनेंस बिल को ध्वनि मत से रिटर्न कर दिया। जम्मू और कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल भी बिना चर्चा के लोकसभा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया। सब लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर गांधी जी की मूर्ति के पास ओबीसी के सांसद हैं, राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि आप पिछड़ा समुदाय से माफी मांगिए, अपने कारनामे जो आप किए गए हैं। कहीं आप लोग इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के सांसद जो है काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया उन्होंने? अरे विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहन के अपने काले कारनामों को छुपा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 10 दिन तक हंगामे के बाद बजट सत्र खत्म होने के कगार पर है। अब सबकी नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का विपक्ष के साथ आना 2024 से पहले विपक्ष के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन विपक्षी एकता की कोशिशों को एक बड़ा झटका भी लगा है। शिवसेना उद्धव गुट ने फैसला लिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आयोजित डिनर में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उद्धव ने राहुल का पक्ष लेते हुए ये भी कहा कि उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है। साथ ही उद्धव ने कहा है कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिली होती, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। और देश की बात में आगे बात करेंगे अतीक अहमद की, जो इलाहाबाद की नैनी जेल पहुंचे।
और बात अब उत्तर प्रदेश की है। माफिया डॉन अतीक अहमद नैनी जेल पहुंच गया है। कल रात उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर पुलिस चली थी और तमाम तरह की आशंकाओं के बीच वो इलाहाबाद की नैनी जेल में पहुंच चुका है। और आइए इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अजय सिंह के पास। अजय जी, क्या ताजा जानकारी है इस पूरे मामले में, बताइए। और अतीक अहमद के भाई के बारे में भी हम आपको उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। अजय जी, जरा बताइए क्या हो रहा है इस समय, क्या लेटेस्ट अपडेट है अतीक अहमद मामले में? निधि, आपको बताएं कि जिस तरीके से पहले कयास लगाया जा रहा था कि अतीक को आने में देर होगी, रात के 10-11 बजेगा, लेकिन सूरज डूबने से पहले ही तकरीबन 5:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को नैनी जेल में लाया गया। हमारे पीछे हम नैनी जेल के पास हैं, एकदम ठीक सामने, उसी गेट के अंदर उनको लाया गया, ले जाया गया अंदर। और जब वो अतीक आया तो उसको जो वैन थी उस वैन से आमतौर पर उतारा नहीं गया, बल्कि उसी गेट से, जो सामने गेट है, उस गेट के अंदर से जो है उसमें गाड़ी को अंदर ले जाया गया। फिर इस गेट को बंद किया गया और उसके बाद अतीक को उतार करके अंदर बैरक में ले जाया गया। और इस समय अभी जो अगर आप देखेंगे ज्यादा पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस वहाँ चप्पे चप्पे पर पहाड़ भी है, एक स्पेशल सेल उसके लिए जो बनाया गया, जहाँ CCTV कैमरे के साथ। बिल्कुल जी अजय, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आगे आपसे बात करते रहेंगे। तो आपका ये कहना है कि गेट से गाड़ी से उतरते हुए दृश्य नहीं आए, बहरहाल वो पहुंच चुका है वहां पे, और तमाम जो सवाल और अटकलें लग रही थी उन सबको एक तरह से दरकिनार करते हुए वो वहां पर जेल में पहुंच गया है, सुनवाई में अब शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देश की बात में आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मामला एक ऐसे युवक का है जो अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन कथित तौर पर पुलिस की गोलियों का शिकार बना। मध्य प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश अग्निवीर भर्ती की जानकारी और तैयारी के लिए पहुंचा, लेकिन 48 दिन तक अस्पताल में गोलियों से लगे जख्मों से जूझता रहा और फिर मौत हो गई। अब उसकी मां अपने बेटे को न्याय दिलवाने के लिए लड़ती रही। अब कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये मुरैना के गड़ौरा में 21 साल के आकाश गुर्जर का घर है। खेती किसानी और दूध बेचकर घर का खर्च चलता है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा आकाश 12वीं पास करने के बाद अग्निवीर भर्ती की तैयारी में जुटा था। आगरा में उसका चचेरा भाई विष्णु गुर्जर केंद्रीय आयुध डिपो में काम करता है। आकाश 21 सितंबर को घर से भाई के पास अग्निवीर की तैयारी की बात कहकर निकला। उधर आगरा में कहानी 4 सितंबर से शुरू हुई थी। सैया टोल पर चंबल से दर्जनों ट्रैक्टर बेखौफ बैरिकेड तोड़ते हुए निकले। पुलिस का दावा था उसके बाद वो एक्शन में आई। कई लोगों की धरपकड़ हुई। 27 सितंबर को एक एनकाउंटर। पुलिस की थ्योरी थी आकाश गुर्जर भी खनन माफिया के साथ था। आगरा के इरादत नगर में 2 FIR दर्ज हुई। सिपाही योगेश कुमार ने 1 मिनट के अंतराल पर दोनों FIR दर्ज कराई। योगेश ने ही आकाश को गोली मारी थी। FIR नंबर 0169 में धारा 307, 332 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपी थे आकाश गुर्जर, मामा हरेंद्र और एक अज्ञात। FIR संख्या 0170, धारा 3 और 25 यानी आर्म्स एक्ट। इसमें आरोपी था आकाश गुर्जर। FIR में लिखा था कुर्रा मोड़ की तरफ से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से रेत लेकर मां भगवती ढाबे से निकली हैं। पुलिस वालों ने सामने बाइक से उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुके नहीं बल्कि फायर किया। जवाब में इंसास से फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स के जांघ और पेट में गोली लगी थी। वो था आकाश। इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे 3 ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पर बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया
और इसमें अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार उसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि ड्राइवर थे उनको गोली लगी है, 2 गोली पैर में लगी है, एक थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ। वहीं परिजनों का कहना था कि सुबह 6:30 बजे आगरा से पहले कुर्रा तिराहे के पास आकाश पेशाब करने के लिए उतरा था। इतने में कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए और उसे गोली मार दी। 3 में से 2 गोली जांघ पर और एक पेट पर लगी थी। 48 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। बाथरूम करवे उतरू तो पुलिस आई भी थे सिविल ड्रेस में, आए के मामा गोली मार दी। विनती करी मैंने बातें तकड़ी लगाए नहीं, बच्चा के छोटा बच्चा घबरा जागो, पुलिस आए आज जोरे पाए चाहिए सर बच्चा है वो कर दो, ऐसा मत करो। मैं घबरा जागो, मैं के गोली लगी, 3 गोली लगी सर, वहाँ के 2 पैरन में लगी और 1 पेट में लगी। न्याय चाहिए सर, मैं बच्चा के निर्दोष मार आ रहा सर, मैं न्याय चाहिए। इंटर पास हो, नौकरी की तैयारी कर रहे, सो बड़े भाई के यहाँ मिलवे गए, आगरा बस्ती बैठ गए, सो कुर्रा मोड़ पे मतलब एनकाउंटर कर दिया पुलिस वाले ने। हमको साफ न्याय चाहिए। आकाश की मां ने पुलिस की थ्योरी को नहीं माना। 13 नवंबर को आगरा कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। दावा किया गया कि एनकाउंटर फर्जी है, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR हो। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश देते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय के अंदर जो हमारा पक्ष था उसी को माना है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं और ऑनरेबल आपके ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एवरी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू किए कि कोई भी एनकाउंटर होता है जिसमें डेथ होती है तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से किया जाए। उस लड़के का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है तो उसका जो एग्जिट एंट्री ऑफ बुलेट है लेग्स के अंदर, वो थाई से जाके दूसरी थाई में जाके वहीं साइमल्टेनियसली सेम लाइन में अंदर जाके वो उसमें जाके गिरती है। तो ऐसा किसी भी तरीके से मेरे इम्पॉसिबल है कि आदमी दौड़ रहा हो और एक ही साइड से बुलेट जाए और दोनों पाँव में जाके लगे, या तो एक पाँव में लग सकती है, दोनों में तो एक साथ लग नहीं सकती है। तो यह है कि उसे कहीं ना कहीं बैठ के गोली मारी और उसके पेट में गोली मारी है। वैसे आकाश के परिजनों का कहना है कि उसे ट्रैक्टर चलाना आता ही नहीं था। बस ड्राइवर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आकाश बस में बैठकर मुरैना से आगरा आया था। ऐसे में ट्रैक्टर चलाकर पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश और फायरिंग वाली थ्योरी पर कई गंभीर सवाल हैं। एक ऐसे वक्त में जब तमाम मीडिया की नज़रें एक माफिया के एनकाउंटर की आशंका पर हों, एक मां के संघर्ष पर किसी की नज़र नहीं गई जिसे भरोसा है कि उसके बेटे का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ही हुआ। अदालत के आदेश से एक उम्मीद बंधी है कि मामले में न्याय होगा और शायद जब न्याय मिले तब मीडिया की नज़र इस मामले पर भी जाए। मुरैना से उपेंद्र, आगरा से नसीम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश से अगली खबर है। कुनो अभयारण्य में लाए गए चीतों में से एक मादा चीता साशा की मौत हो गई है। 5 साल की साशा को किडनी की बीमारी थी। साशा को नाइजीरिया से भारत लाया गया था। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं अनुराग, तो क्या डिटेल्स और मिल पा रही हैं इस मामले में? देखिए निधि, हमने जनवरी में ही बताया था कि जो कुनो से में नामीबिया से जो चीते आए थे उसमें जो मादा चीता है साशा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस वक्त भी उसको सलाइन पे रखा गया था। फिर बीच में जब दक्षिण अफ्रीका से चीते आए तब भी उसको खुले बाड़े में नहीं छोड़ा गया था। उसकी तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन तब भी हमें जो भी वन विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो कह रहे थे कि ऐसे में चूँकि पहले से ही उसकी तबीयत ख़राब है और किडनी फेलियर, रीनल फेलियर चीतों में बहुत आम होता है, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और इस वजह से जो उसकी तबीयत है उस पर ख़ासा ध्यान रखना होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और बहुत दुखद खबर है कि जो 20 चीते आए हैं दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, उसमें से एक मादा चीता साशा, जिसकी बीमारी के बाद बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की जा रही थी। बड़े बाड़े में उसको छोड़ा गया था और उसके बाद उसको खुले जंगल में अभी तक नहीं छोड़ा गया था। उसकी तबीयत के मद्देनज़र उसकी आज मौत हो गई है। निधि, अनुराग, आपने जानकारी दी, दुखद जानकारी है क्योंकि पर्यावरण से लगाव बहुत रहता है और जिस तरह से उम्मीद के साथ ये चीते लाए गए थे, एक चीता साशा, उसकी मृत्यु हो गई है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं हम लोग। ब्रेक के बाद आपको कर्नाटक ले चलेंगे, वहाँ की सियासत के बारे में जानकारी देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम्स को राज्य में दिए जाने वाला जो 4% का आरक्षण था उसको खत्म कर इसे लिंगायत और वोकलिगा में बांट दिया है। मुस्लिम नेताओं के मुताबिक ये कानून संगत नहीं है क्योंकि उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि पिछड़े होने की वजह से दिया गया था। वहीं अनुसूचित जनजाति भी इस फेरबदल से खुश नहीं है। बवाल इतना हुआ कि शिवमोगा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिवमोगा में हिंसा। अनुसूचित जाति के बंजारा और कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने येदियुरप्पा के घर का घेराव किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उनकी मांग है कि बसवराज बोम्मई सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिश के तहत रिजर्वेशन के अपने फैसले को वापस ले, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान होगा। पिछले शुक्रवार को बोम्मई कैबिनेट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 4% आरक्षण को खत्म कर इसे लिंगायतों और वोकलिगा में बांट दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को सही ठहराया था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। मुसलमानों को आरक्षण 1994 में दिया गया था। तब अल्पसंख्यकों के सर्वे के आधार पर उनके पिछड़ेपन को देखते हुए वीरप्पा मोइली सरकार ने ये 4% आरक्षण दिया था। You cannot take away or add any to the backward. बैकवर्ड क्लास लिस्ट से किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिश के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने अंतरिम रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। Interim report. The High Court has rejected. No decision can be taken on interim report. ये कोर्ट में टिकता भी नहीं है। और दूसरा जो है, ये जो EMS में जो डाले हैं, कौन से बुनियाद पर? मुस्लिम आज बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड हुए हैं। आपको रिपोर्ट किसने दिया? हाल ही में बोम्मई सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया था, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बसवराज बोम्मई सरकार ने भले ही रिजर्वेशन से जुड़े स्लैब में बदलाव लाए हों, लेकिन इसे फिलहाल लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार चाहे जो भी बदलाव लाए, जब तक उस पर हाईकोर्ट की मुहर नहीं लगती तब तक उसे लागू नहीं किया जा सकता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। बिल्किस बानो केस में समय से पहले दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस भी जारी किया गया है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि ये भयावह अपराध है। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहाई के आधार पर दस्तावेज लाइए। अब इस मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।